हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोग जो है बात कर रहे थे अपने पॉलिटी के टॉपिक्स पे। हमारे कई टॉपिक्स अभी एंड हो चुके हैं। आज हमारे पार्ट्स में कार्यपालिका, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो भी पार्ट है 1 बाय 1 हमारा क्या है क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं भारत सरकार के उसमें, तो भारत सरकार किस किस चीज़ में आती है? विधायिका, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। विधायिका होता है, विधायिका के बाद हमारी आती है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के बाद हमारी आती है कौन सी? न्यायपालिका। ये तीन हमारे क्या हैं? किसी सरकार के बनने में ये उसकी स्तंभ की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाते हैं? स्तंभ। कौन से तीन हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका यानी कि आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इनको एक स्ट्रक्चर में ला दिया है। स्ट्रक्चर से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमने क्या पढ़ लिया है और अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, ओके ना। तो यहाँ पे देखते हैं, हम अगर बात करते हैं अपनी विधायिका की, ठीक है ना। अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो ये हमारा हमने अभी अभी क्लियर किया है, जिसमें हमने पढ़ा राज्यसभा के बारे में। जो राज्यसभा हमारा आर्टिकल किस में आ जाता है? हमारा 80 में आ जाता है, जबकि लोकसभा हमारा 81 में आ जाता है, ठीक है ना। अब वहीं हमने सारी चीज़ों को पढ़ा भी है, जिसमें हमने पढ़ा कि राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है, लोकसभा हमारा लोकप्रिय सदन होता है और निम्न सदन होता है। इसी के साथ साथ में हम लोगों ने ये भी जाना है कि कितनी सीटें होती हैं। तो हमने कहा राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीटें हो सकती हैं, लेकिन लोकसभा में हमारी 550 सीटें हो सकती हैं। क्लियर है ना। ये सारी बातें हमारी लास्ट क्लास में है। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि लास्ट क्लास आपने हमारी पहले से कर चुके हैं। अगर आपने पहले नहीं किया है तो लास्ट क्लास को जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको इस क्लास को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है ना। तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हमारे पास क्या है, क्योंकि विधायिका हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमारे पास पॉइंट आता है कार्यपालिका की, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इसी के साथ साथ में हम कैग के बारे में जानेंगे, ठीक है, महान्यायवादी के बारे में जानेंगे, और बाकी सारे जितने उसके स्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री और बाकी सब आते हैं, हम मंत्रियों के बारे में भी होगा, वो सब हम 1 बाय 1 इसमें पढ़ेंगे। जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से शुरू होता है, जिसमें हम उपराष्ट्रपति करें तो 63 में आ जाता है हमारा, ठीक है। वहीं प्रधानमंत्री हमारा 75 का पार्ट 1 में आ जाता है। लास्ट हमारे पास इसका जो राष्ट्रपति का तीसरा भाग होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उच्चतम न्यायालय यानी 124 में, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय 114 में, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जिला न्यायालय, ठीक है ना। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो आपके सिलेबस में दिया है एज इट इज, ओके ना। तो एज इट इज ये पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है। हम उसी आधार पे 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ों को क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका से हम अपने स्टार्ट करेंगे, ओके। तो कार्यपालिका में देख लीजिए आपके पास में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कार्यपालिका में आपको मिलता है राष्ट्रपति, मैंने बताया राष्ट्रपति आता है, और कौन से हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। यानी पहले हमारे पास कौन आ गया? राष्ट्रपति। यानी आर्टिकल 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के बारे में कार्यपालिका में, और कार्यपालिका में आते हैं उपराष्ट्रपति यानी आर्टिकल 63 में। फिर हमारे पास आता है उनका मंत्रिपरिषद यानी कि 74 में आता है। फिर आता है हमारा महान्यायवादी आर्टिकल 76 में, और फिर आता है हमारा कैग। ये इतने पार्ट्स जो हैं इनको हम 1 बाय 1 करके बहुत डीप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन एक भी आपका कहीं से बाहर ना छूटे। क्लियर है ना। तो देखते हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका के बारे में, तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो है वो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है
वो ब्रिटेन के किंग के समान माना गया है, ठीक है ना। हमारा जो राष्ट्रपति है उसको ब्रिटेन के किंग के जैसा माना गया है। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि स्टेटमेंट है, आवर किंग विल बी नेवर रॉन्ग एनी मैटर एनी टाइम एनी क्वेश्चन। दैट्स मीन हमारा राजा कभी गलत नहीं होता है किसी भी पार्ट में, किसी भी समय में, किसी भी वाद विवाद में। क्लियर है ना। वैसे ही अपने यहाँ राष्ट्रपति को भी कहा जाता है, आवर प्रेसिडेंट विल बी नेवर रॉन्ग एनी टाइम एनी मैटर एनी क्वेश्चन। दैट्स मीन हमारा राष्ट्रपति भी कभी गलत नहीं होता किसी भी टाइम, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी वाद विवाद में। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं, या तो ब्रिटेन का राजा और हमारा राष्ट्रपति कभी गलत डिसीजन लेता ही नहीं, या तो दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि वो स्वयं कभी कोई डिसीजन लेता ही नहीं। तो दूसरा अर्थ जो है इसका वो सही है कि राष्ट्रपति हमारा कभी कोई डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र का होता है कार्यपालिका का प्रमुख, जबकि जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के हाथ में। यानी कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो कौन डिसीजन लेता है, उस डिसीजन को लेता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। क्लियर है। हमारा राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास में है, तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के हाथ में है। अगर कभी कोई डिसीजन लेना है तो वो संसद में जाता है, संसद में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पूरा डिसाइड करते हैं कि इस पक्ष में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति वही डिसीजन बोलते हैं जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद ने सजेशन दिया है। क्लियर है ना। स्टेटमेंट भी वही लिखे हुए हैं। ये स्टेटमेंट मैं आपको लिख इसलिए देता हूँ ताकि आपके पास में ये पॉइंट जाए और आप इसको अपने पास रख के देख सको और अपने पास नोट्स के रूप में रखो, ठीक है ना। मैं बोल कर समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, लिखे हुए मैटर्स आपको PDF के रूप में मिलते हैं। क्लियर है। आइए हम आपके पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। मैंने लिखा राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्लियर। दूसरा मैंने कहा भारत में संघीय प्रणाली अपनाई जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। मैंने बताया आपको नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक की बात अगर करते हैं यानी रियलिटी में, तो इसका शक्ति किसके पास होता है, PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पास, और किसके पास होता है, उसके मंत्री परिषद के पास में होता है। क्लियर है ना। हमने कहा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है, ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। लेकिन उसी बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कार्यपालिका का प्रमुख नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, बल्कि वास्तविक रूप से उसका प्रमुख कौन हो या वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती है। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है राष्ट्रपति, जिनके बारे में हमको बहुत विधिवत जानकारी लेनी है कि राष्ट्रपति हमारा क्या क्या करता है, राष्ट्रपति हमारा क्या डिसीजन ले सकता है, क्या उसका अधिकार क्षेत्र होता है, कब उसके वेतन की बात कही गई है, कब उसका निर्वाचन होता है, सब की बात को हम 1 बाय 1 करते चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे, पहला है, मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया है जो कि शायद आप लोगों को काफ़ी बेहतर से समझ में आ जाएगा और याद करने के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो हम देखते हैं इनके बारे में। यहाँ से देखिए, मैंने कहा राष्ट्र की नींव रीति पद पर 8 शर्तों और शपथ पर भी है। ये लाइन आप याद कर लो, जान लो, राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स आपके दिमाग में बैठ गए, ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं रखना है। कैसे, ये भी जानो, ये जो दिख रहा है ना,
ये कोई श्लोक नहीं है, ये एक शॉर्टकट है। आप इस शॉर्टकट को देखोगे तो एक एक वर्ड पे आपको एक एक आर्टिकल दिखेगा। जैसे मैंने कहा राष्ट्र की नींव रीति पद पर 8 शर्तों और शपथ पर भी है। राष्ट्र से हो जाता है आर्टिकल 52, कौन है? राष्ट्रपति, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 52 में कहा गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्र की से हो जाएगा कौन सा? कार्यपालिका की शक्ति, किसमें है? आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर है नींव, नींव से हो जाता है आपका निर्वाचन, यानी कि आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 के तहत होगा। ठीक है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा, सारी बातें आपकी होंगी, लेकिन आपके सारे आर्टिकल याद करने के लिए यही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अगला हम देखते हैं रीति। रीति होता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रोसेस के थ्रू हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। तो ये बताता है आपको आर्टिकल कौन सा? 54। आर्टिकल 55 हमें कहता है कि किसी राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक प्रोसेस होती है, उसके निर्वाचन के लिए एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान करो। अब अगला हो जाता है पद। पद से हो जाता है हमारा पदावधि, यानी आर्टिकल 56 हमसे कहता है कि राष्ट्रपति की पद की अवधि कितने वर्ष होगी, यानी उसके कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 56 बता रहा है। फिर बात आती है हमारे पास में पर से हो जाता है हमारा पुनर्निर्वाचन, यानी आर्टिकल 57 हमसे कहता है कि एक राष्ट्रपति चुनने के बाद में उसकी अवधि 5 वर्ष पूरी हो जाने के बाद वह पुनः चुनाव लड़ सकता है, ठीक। अगर दूसरी बार जीतने के बाद उसका पद का समाप्त हो जाता है, उसके बाद फिर भी वो लड़ सकता है, अर्थात कि उसकी पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी वो जितनी बार चाहे उतनी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जबकि बाकी देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप देखिए 4-4 वर्षों के 2 बार राष्ट्रपति पद बनने के बाद में उनको चुनने का अधिकार नहीं होता है, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलता है, जबकि हमारे के यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जितनी बार लड़ते जाओ भैया, जब तक तुम्हारी एज है तब तक लड़ते जाओ, ठीक है ना। यही काम प्रधानमंत्री का है, वहाँ पे कोई ऐसी समय सीमा नहीं दी गई है कि उसके बाद आप क्या रिटायरमेंट ले लो, अपनी मर्जी से आप रिटायरमेंट लोगे। बाकी हर जगह पे समय सीमा कह दिया, कहा गया आप शिक्षक बनने जा रहे हो भाई, आप क्या करोगे, 60 वर्ष हो गए, चलो भाई निकल लो, हो गए, तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। पर वही अगर एक प्रधानमंत्री होता है 65 साल का हो गया, नहीं भाई अभी तो आप हैं, वरना तो पता चलता है कि आजकल एक से एक नेता बने हैं, वो पता चलता है युवा भी हैं। 50 साल का नेता हो जाता है फिर भी वो युवा ही होता है, 55 साल का नेता हो जाता है फिर भी वो युवा ही होता है, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगला देख रहे हैं 58 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 58 यानी 8 से हमारा अर्थ है अहर्ता से, ठीक है, कि अहर्ता में हम बात करते हैं कि किसी राष्ट्रपति की क्या अहर्ता होगी, उसकी क्या योग्यताएं होंगी, उनके बारे में हम आर्टिकल 58 में बात करते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 बताता है किसी राष्ट्रपति पद के बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, किन शर्तों को पालन करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा, ठीक है ना। ये कौन बताता है, हमारा 59। अब उसके बाद में आ जाता है शपथ। शपथ हमारा हो जाता है आर्टिकल 60 यानी 60 में। शपथ में बताया गया है कि
राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, यानी मुख्य न्यायाधीश कराएगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कराएगा। ये बात आपको आर्टिकल 60 में बताया जाता है। आपको शपथ के बारे में भी डिटेल से बताया जाए, यहाँ सिर्फ आपको आर्टिकल्स रटाने के लिए किया जा रहा है। आप याद कर लो, दिमाग में बैठ जाए, एकदम प्रिंट छप जाए किसी भी तरीके से, यही हमारा उद्देश्य है। ये एक शॉर्टकट क्रिएट है, इनको अभी दिमाग में छाप लो, कापियों में लिख लो कि दिमाग से उतरे नहीं। 52 से लेके और 61 तक के आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं 60 के बाद में लास्ट में आता है भी, यानी 61। यहाँ होता है महाभियोग कि राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया लगा के, यानी कि संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगा के हम उनको क्या करते हैं, पद से हटा सकते हैं। लेकिन पद से हटाने के लिए भी एक प्रोसेस होती है जिसको महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये सारी प्रोसेस और हर एक आर्टिकल्स आपको 1 बाय 1 बताए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारे आर्टिकल्स के बारे में चीज़ें भी लेंगी और 1 बाय 1 कंप्लीट डिस्कशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 52, ठीक है ना। आर्टिकल 52 हमसे कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 52 जो होता है वो क्या बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन बताता है? आर्टिकल 52 बताता है। फिर एक बात ये भी बताता है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। जो राष्ट्रपति होता है उसको फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रपति को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम यही बात को देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया हो गया, तो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हम कहते हैं राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को। क्लियर है ना। अगला पॉइंट हम यहीं पे देखेंगे आर्टिकल 53 में। ओके, ओके, सॉरी, आगे यहीं से आप देखते हैं, हमने कह दिया कि आपका 52 तो हो गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 52 में। वहीं ये बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया बताया जाता है किसको? भारत के राष्ट्रपति को। जबकि आर्टिकल 53 हमसे कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने पहले ही कहा स्ट्रक्चर आप समझ गए तो फिर आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा काम है आपको वहाँ समझाना। अगर मान लो आपको नहीं समझ में आया तो मेरे पास में प्लान बी है, प्लान बी आपके पास में है। यहाँ आप एक बार समझ लो तो स्ट्रक्चर को फिर से देखना, फिर से आपको समझ में आएगा ही आएगा, ये मेरा वादा है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है। क्लियर है ना। तब ये फॉल्ट आपकी तरफ से होगी, आपको समझना पड़ेगा कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, ठीक है ना। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति जो होगा वो स्वयं या अपने अधीनस्थ के अधिकारियों से के द्वारा क्या करेगा? इसका प्रयोग करेगा। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, या तो वो स्वयं उस कार्य को करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उस कार्य को करवाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, संसद किस किस से बनता है? पहला राष्ट्रपति, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलके हमारा क्या बनता है? पूरा एक संसद बनता है। लेकिन हमारा राष्ट्रपति ना लोकसभा में बैठता है ना राज्यसभा में बैठता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो उसका अंग माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं
और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, हस्ताक्षर उसके बिना कोई कार्य नहीं होंगे। लेकिन जो डिसीजन मेकर होता है वो कौन होता है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर संसद होती है। क्लियर है ना? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, योग्यता की बात करते हैं। अगर योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए कि योग्यता में आ जाता है, योग्यता में आता है इसका कि पहला आता है, पहली बात तो आप याद रखिए कि राष्ट्रपति की योग्यता जो है, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता वो किस में आ जाती है? राष्ट्रपति की योग्यता किस में हो जाती है? तो वो हो जाता है आर्टिकल 58 में। राष्ट्रपति की योग्यता किस में होती है? आर्टिकल 58 में हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता तो हमारी 58 में हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या क्या योग्यताएं उनकी होनी चाहिए। तो पहले हमारे पास आता है कि वो क्या हो? भारत का नागरिक होना चाहिए। बिना भारत के नागरिक को राष्ट्रपति बनाया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। तो पहला तो क्या हो गया? भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है वह किसी लाभ के पद पर ना हो। याद रखिए, लाभ का ये जो पद है वो किसी संविधान के किसी आर्टिकल में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 108 पे क्या किया गया है, वहाँ पर इसके बारे में विश्लेषण दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ इसके बारे में वर्णन नहीं है, सिर्फ विश्लेषण की बात की जाती है, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर फिर देखते हैं, भारत का नागरिक हो, वह लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी एक लोकसभा के सदस्य बनने की जो योग्यता है वो होनी चाहिए। फिर क्या है? उसकी आयु 35 ईयर पूरी हो चुकी हो, ठीक है ना। ये आपके क्या हैं? उसके योग्यता हैं। अब उसके बाद में आ जाता है जो लाभ का पद मैंने अभी अभी आपसे बताया है, लाभ का पद, वो लाभ का पद क्या क्या नहीं हो सकता है। अगर कोई राष्ट्रपति है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता, कोई उपराष्ट्रपति है तो भी वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, किसी राज्य का राज्यपाल है तो भी वो मतलब लाभ का पद नहीं माना जाता है, या फिर किसी संघ का मंत्रिपरिषद का सदस्य है, ठीक है, तो भी वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर वो कोई सरकारी कर्मचारी है तो फिर हम उसको लाभ के पद को मानेंगे, अन्यथा हम उसको लाभ का पद नहीं मानेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात को? हमने क्या यहाँ पे लिया? योग्यता लिया है, और योग्यता के बारे में हमने ये पूरी जानकारी 1 बाय 1 आपको क्लियर किया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट, हम यहाँ पे जानते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला हमारे पास आता है निर्वाचन, ठीक है ना। निर्वाचन यानी कि चुनाव। एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या करना होता है वो आपको यहाँ पे विधिवत जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। सबसे पहले आता है कि निर्वाचन किस आर्टिकल में है। तो देखिए मैंने दोनों को एक में कर दिया है, निर्वाचन, ठीक है ना। निर्वाचन और निर्वाचन की जो रीति है उनको दोनों को एक में कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। मैं 1 बाय 1 आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। पहली बात आप याद रखो कि राष्ट्रपति का आपसे क्वेश्चन आता है कि कैसे उनका निर्वाचन होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारा आशय ये है कि जनता डायरेक्ट उनका चुनाव नहीं करती है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो जाकर और फिर वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। मतलब मैंने किसी को चुनकर भेज दिया और वो मेरा प्रतिनिधि बनकर राष्ट्रपति का चुनाव कर रहा है, ठीक है ना। अब इनमें कौन कौन से लोग इसके चुनाव में भाग लेते हैं? तो पहले आता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। याद रखिए, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है राज्यों के
विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधान सभाएं हैं उसमें भी जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य ही इसमें राष्ट्रपति में भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ में आर्टिकल 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की विधान सभाओं के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो भी भाग लेते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया कौन कौन से भाग ले सकते हैं, कैसे निर्वाचन होगा, कैसी प्रक्रिया होगी, वो आपको आर्टिकल 55 में आपको डिटेल से मिलेगा। यानी आर्टिकल 55 आपको बताता है निर्वाचन की रीति। तो इनके बारे में हम जानेंगे। इनका चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अच्छा, ये क्या होता है? मैंने लिख दिया, काम खत्म। पर क्या यहाँ से काम खत्म हो जाएगा ना? नहीं होगा ना। यहाँ से भी आपको ये सारी चीज़ें जानकारी लेनी होगी कि क्या होता है, कैसे हम इनको जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है ना। ये आप यहाँ पे एक बार जानकारी ले लो कि क्या होता है। यहाँ पे छोटा करके आपको हम बाकी चीज़ें यहीं एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, तो वो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है तो उसको आप जानो। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, तीसरा पर्सन है सी, तीन लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हो। ठीक है, तीन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं। अब जो भी सदस्य आते हैं वो पहुंचते हैं और तीनों लोगों को वोट देना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ सकते हो, आप तीनों लोगों को वोट दो। मान लो कोई एक सदस्य गया, उसने कहा मेरी पहली पसंद ए है, दूसरी पसंद बी है, तीसरी पसंद सी है, तो तीनों को तो वोट मिल गया ना। अब उसके बाद में आता है कि इन सदस्यों को वोट मिल जाने के बाद में फिर से दूसरा सदस्य कोई आता है, उसने कहा नहीं मेरी पहली पसंद ए नहीं है, मेरी पहली पसंद क्या है, बी है, दूसरी पसंद ए है, तीसरी पसंद मेरा क्या है, सी है। ठीक है ना। अब इस तरह से जब लगातार चला, फिर कोई आता है, फिर कहता है मेरी पहली पसंद ए है, दूसरी पसंद बी है, तीसरी पसंद सी है। इस तरह से जब लगातार चलता चला आया तो हम क्या करते हैं, अब मेरे पास में ऐसी गणना हो गई तो हम क्या करेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अब हम कम करना शुरू करेंगे। कैसे? देखेंगे जो सबसे लास्ट आ रहा है उसके मतों को काट कर उसी रेशियो में दोनों में बांट दें। कैसे बांटेंगे? अब मान लो ये सी है तो सी के हम मतों को क्या करेंगे, काट के और उसी में बांट देंगे, जिसमें हमने क्या कहा कि पहले में ये मान रहे हैं, पहले में दूसरे को एक मान रहे हैं। तो इस अनुसार मान लो कि इनके पास में 9 हुए तो 9 मतों को हम दोनों में अगर बांटते हैं तो उसी रेशियो में 1:2 है यहाँ पे। ठीक है ना। तो उसी रेशियो में हम इन लोगों को बांट देंगे। सपोज कर लो 9 हुआ, मैंने 5-4 कर लिया, अगर जो 4-3 कर लिया तो भी हमारे पास क्या आता है कि जैसे मान लीजिए इनके पास में और बढ़ता है। ठीक, और मान लीजिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से आता है 1 2 3 हो जाता है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 12 हो गया। ठीक है ना, 12 हो गए। इनको रेशियो में 1:2 में करना जाना है तो क्या होगा, कितने पे आएगा, 3 चौक 12, यानी 4 में अगर कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 1 पर 8 पर इधर चला गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा,
4 आ गया। अब इस तरह से जो रेशियो बन गया हमारा, अब मत प्रणाली यही है, मत प्रणाली हमारी यही है कि परसेंट में ये आया हुआ है, लेकिन इनकी संख्या जो होगी यहीं पर अब बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो C होगा वो तो गायब हो जाएगा, जो C होगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और इन दोनों में हमारे पास में क्या होगा, हमारा इनके पास में अंक हमारे जुड़ते चले जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास में क्या रह जाएगा कि सिर्फ A और B बचेंगे, जिसमें से हम जिस रेशियो में इनका बटा हुआ है उसी रेशियो में हम आ जाएंगे। यानी पहली पसंद कौन है, पहली पसंद हमारा A था, तो हम पहली पसंद को हम ज़्यादा मत दे देंगे और उसी अनुसार में हम 2 को कम मत देंगे। ये 1-2 का रेशियो यहाँ पर दिख रहा है, बदलने पर ये 2-1 का रेशियो बन जाता है। तो पहली पसंद हमारी A हो जाएगी, दूसरी पसंद B हो जाएगी, अंततः जीत किसकी हो जाती है, A की हो जाती है। तो इस तरह से ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है कि नीचे से जो सबसे कम है उसके अंकों को हम बराबर ऊपर वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे जो लास्ट वाला है उसके मतों को सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अंततः हम देखेंगे कि लास्ट में जब 2 लोग बचते हैं उनमें से दोनों के मतों में से किसके ज़्यादा हैं, तो हम जिसके ज़्यादा मत होते हैं उसको राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। क्लियर है ना? चलिए चलिए यहाँ से आपको ये हो गया। अब इसी के साथ साथ ये भी आप जानो कि जब हमारे पास किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए पेश करना होता है तो उनके लिए कम से कम 50 अनुमोदक चाहिए, यानी अनुमोदन करने के लिए 50 लोग चाहिए और प्रस्ताव देने के लिए भी कितने चाहिए, 50 लोग होने अनिवार्य है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप में आता है, किसी राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होने चाहिए। क्लियर है ना? तो कितने होने चाहिए, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, दोनों 50-50 होने अनिवार्य हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला हमारे पास में आ जाता है कि शपथ या कार्यकाल की हम बात करते हैं। तो इनके कार्यकाल में जो होता है आर्टिकल 56 इनके कार्यकाल के बारे में बताता है। और आर्टिकल 56 जो है हमारा आर्टिकल 56, इसमें बताया जाता है शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष तो वो राज्य शासन करेगा, यानी कार्यकाल जो राष्ट्रपति का होगा वो तो 5 वर्ष होगा। लेकिन ये कब से होगा, ये होगा जिस दिन उसने शपथ ग्रहण कर लिया कि मैं इस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करता हूँ, उस दिन से लेके 5 वर्षों तक वो शासन करेगा, उस पद पर आसीन रहेगा। ठीक है ना? फिर आता है इससे पहले चाहे तो वह किसको, उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देकर, अपना त्याग पत्र या रेजिग्नेशन देकर वो क्या कर सकता है, पद को छोड़ सकता है। यानी कि त्याग पत्र देकर भी वो अपने पद को छोड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि अगर ऐसा ना हो, संविधान का उल्लंघन अगर वो करता है राष्ट्रपति, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 61 के थ्रू। क्लियर है ना? पुनर्निर्वाचन अगर आता है इसमें कि आर्टिकल 57 आता है इसमें पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक बार अगर कोई राष्ट्रपति बन चुका है तो वो दोबारा जितनी बार उसका मन चाहे तब तक वो बन सकता है। यानी एक बार उसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो चुका है, वो पुनः राष्ट्रपति बनेगा, फिर बनेगा जब तक उसकी इच्छा चाहे, तब तक, जब तक वो जीवित है तब तक वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, यानी उसका कोई भी ऐसा नहीं किया कि इस समय के बाद में आप 60 वर्ष बीत गए या 70 वर्ष के हो गए तो अब आप नहीं लड़ सकते हैं, कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 में कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के दशा में 6 माह के भीतर, यानी 6 मंथ के अंदर ही निर्वाचन होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, ये अनिवार्य बताया गया है। दूसरी बात,
एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वह पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक, कब तक लड़ सकता है? जब तक वो जीवित है। ठीक है ना, इसमें रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती। रिटायरमेंट खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ये जब बनाए गए नियम तो नेताओं ने अपने लिए सबसे पहले संजो लिया कि भैया ऐसा है, अपने लिए सारा काम करना है, बाकियों के लिए नहीं सोचना है। ठीक है ना, तो ये अपने लिए सोचते गए हैं, दूसरे का कोई बवाल इन्होंने नहीं पाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका शपथ ग्रहण कैसे होता है, हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि शपथ ग्रहण इनका कैसे होता है, कैसे एक राष्ट्रपति अपने पद और इसी के साथ साथ पद की गोपनीयता की शपथ लेता है। अब हम यहाँ पे ये भी जानेंगे पद की शपथ क्या होती है, उसकी गोपनीयता की शपथ क्या होती है। क्लियर है ना, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि जो शपथ है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 60 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 60 के अंतर्गत क्या है, उनके शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो क्या दिलाता है? इसकी शपथ दिलाता है। क्लियर है ना। और अगर मान लो किसी दशा में मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस दशा में कौन कराएगा न्यायाधीश के उसकी राष्ट्रपति की शपथ को? जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो कराएगा इसकी शपथ। देखिए लिखा, उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति की क्या कराएगा? राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब ये भी जानो पद की गोपनीयता की शपथ क्या होती है। पद की शपथ हुआ, मैं ये फला नाम राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं संविधान के दिए हुए सारे कार्यों का निर्वहन करूंगा, समग्र रूप से कार्य करूंगा। लेकिन गोपनीयता की शपथ भी यही होती है कि जो भी हमारे देश की गोपनीय शक्तियां हैं उनके बारे में हम संजो के रखेंगे, उसकी गोपनीयता सदा बनी रहेगी। ये भी यहीं पे शपथ ग्रहण कराया जाता है। तो पद और उसकी गोपनीयता की शपथ दोनों ही ग्रहण कराई जाती हैं। अब अगर यहीं पे बात कर लेते हैं हम वेतन के बारे में, तो राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन होता है, जो कि क्या होता है? सभी करों से मुक्त माना गया है। ठीक है ना, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है ये सभी करों से मुक्त होता है। ठीक है ना, किसी भी तरह का उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। और एक बात, जो ये वेतन शब्द किया है, ये वेतन हम राष्ट्रपति के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम उनके लिए क्या कहते हैं? इमोलमेंट्स। इमोलमेंट्स का मतलब है उपलब्धियां। ये सब कुछ जो दिया जा रहा है वो राष्ट्रपति को उनकी उपलब्धि के रूप में दिया जाता है, ना कि वेतन के लिए। अब कह दो क्यों सर, ऐसा क्यों है? वेतन तो इनको मिल रहा है, वो भी अच्छा खासा बढ़िया 5 लाख का वेतन मिल रहा है। अरे भैया ये बताओ, कभी किसी राजा को क्या हमने आज तक वेतन देते सुना है? नहीं ना। क्या ब्रिटेन के राजा को कभी वेतन पाते सुना है? नहीं ना। तो हमारा राष्ट्रपति एज ए किंग है हमारे यहाँ पे, तो हम उसको उपलब्धियाँ शब्द दे के उसको हम वेतन देते हैं कि ये इनकी उपलब्धियाँ इनको दी जा रही हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे में हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इनके निषेधाधिकार के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, निषेधाधिकार इनको कौन कौन से निषेधाधिकार हैं, इनके 3 निषेधाधिकारों के बारे में हम 1 बाय 1 क्लियरिटी के साथ समझेंगे। ठीक है, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में इससे बेहतरीन तरीके से बताएंगे। सारी चीज़ें 1 बाय 1 एकदम से क्लियर हो जाएं, ऐसे पॉइंट्स आपके पास में लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स है ना,
बताओ वहाँ पे क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या कमियाँ नज़र आ रही हैं, क्या पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं, बताओ, मुझे भी समझ में आएगा। अगर कोई बदलाव होना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि हाँ इसमें करेक्शन होना चाहिए, तो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।